हेलो एंड वेलकम। आज 25 अप्रैल है। डिस्कस करेंगे आज का करंट अफेयर के क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिटेल के साथ में। आज वर्ल्ड मलेरिया डे है और ये मलेरिया विश्व दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका जो मलेरिया जो उद्देश्य है वो जानलेवा बीमारी जो मलेरिया है उसकी वैश्विक जागरूकता बढ़ाने है और इससे बचाव के उपायों को प्रोत्साहित करना है और अंततः इसे जड़ से समाप्त करने के प्रयासों को समर्थन देना है। इसकी जो शुरुआत है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 2007 में 60वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में यह दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। पहली बार आयोजन 2008 में किया गया। इससे पहले अफ्रीका में इसे अफ्रीका मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता था। मलेरिया एक परजीवी जनित संक्रामक रोग है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। ये प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। यह रोग विशेषकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों के लिए जानलेवा हो सकता है। भारत में प्लाज्मोडियम विवेक्स अधिक पाया जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम NVBDCP के तहत मलेरिया उन्मूलन के प्रयास जारी है। भारत ने 2030 तक मलेरिया मुक्त देश बनने का लक्ष्य रखा है। भारत ने 2030 तक मलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य रखा हुआ है और अभी जो ये कार्यक्रम चलता है स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत, इसका नाम है राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जयंती 25 अप्रैल को मनाई जाती है, जिनके नाम पर दो विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं? तो इनका नाम है हेमवती नंदन बहुगुणा। तो ये हेमवती नंदन बहुगुणा है। इनका जन्म 25 अप्रैल 1919 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के बुगानी गांव में हुआ। वर्ष 1952 में वे पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बने। 1973 से 1975 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 1971-77 और 1980 में लोकसभा सदस्य बने। 71 में उन्हें संचार राज्य मंत्री और 77 में पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री और 1979 में भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उनकी स्मृति में उत्तराखंड में दो विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं, जो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर और हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय देहरादून। उनका निधन 17 अप्रैल 1989 को हुआ, लेकिन उनकी राजनीतिक और सामाजिक विरासत आज भी प्रेरणास्पद बनी हुई है। नेक्स्ट है, भारत में दूरदर्शन ने पहली बार रंगीन प्रसारण कब शुरू किया था? तो 25 अप्रैल 1982 को भारत में टीवी का रंगीन प्रसारण शुरू हुआ था, जो दूरदर्शन ने शुरू किया था। 25 अप्रैल 1982 भारतीय टेलीविजन इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन था। इसी दिन दिल्ली में पहली बार दूरदर्शन ने रंगीन प्रसारण कलर ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत की। इसका आधिकारिक प्रसारण 15 अगस्त 1982 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के भाषण के साथ हुआ। 1982 में एशियाई जो खेलों का आयोजन हुआ था, भारत ने अपनी प्रसारण तकनीक को उन्नत करने का निर्णय लिया था इसके लिए। इससे पहले दूरदर्शन की स्थापना 15 सितंबर 1959 को हुई थी। 15 सितंबर 1959 को और 1965 से ये नियमित प्रसारण शुरू कर चुका था। यानी दूरदर्शन की स्थापना 15 सितंबर 1959 को हुई थी और 1965 से ये नियमित प्रसारण शुरू कर चुका था। और 25 अप्रैल 1982 को इसका कलर ब्रॉडकास्टिंग हुई और ऑफिशियल ब्रॉडकास्टिंग हुई उसकी 15 अगस्त को। पहला स्वतंत्रता का जो 15 अगस्त 1982 को स्वतंत्रता दिवस के प्रधानमंत्री के भाषण से हुई। और इसका जो कलर ब्रॉडकास्टिंग का मुख्य उद्देश्य था, जो 1982 के जो एशियाई गेम्स थे उनको कलर रूप में दिखाने का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के संस्थापक शिक्षकों में से एक जिनका जन्म 25 अप्रैल 1906 को हुआ, वे कौन थे? तो दारा नुसरवानजी मार्शल। दारा नुसरवानजी मार्शल थे, जिन्होंने भारत में पुस्तकालय विज्ञान की संस्थापक रहे और शिक्षकों में से एक थे।
दारा नुसरवान जी मार्शल का जन्म 25 अप्रैल 1906 को हुआ था। वे भारत में पुस्तकालय विज्ञान के संस्थापक शिक्षकों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों में पुस्तकालय विज्ञान को एक अकादमिक विषय के रूप में स्थापित करने में योगदान दिया। उनकी मुगल्स इन इंडिया पुस्तक ने मुगल काल के शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ स्रोत का काम किया है, जिसका उपयोग आज भी किया जाता है। तो ये है दारा नुसरवान जी मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुणे में आयोजित फिडे विमेंस ग्राउंडफील्ड 2025 का खिताब किस भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर ने जीता है? तो कोनेरू हम्पी ने ये महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है। ये कोनेरू हम्पी है। यह टूर्नामेंट 14 अप्रैल से 22 अप्रैल तक पुणे में आयोजित किया गया। भारत के सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी और ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने 2025 की ग्रैंड विमेंस ग्राउंडफील्ड में का खिताब पुणे में जीतकर एक और उपलब्धि अपने नाम की है। यह हम्पी का इस ग्राउंडफील्ड श्रृंखला का अंतिम टूर्नामेंट था, जिसमें उन्होंने कुल 279.17 अंक अर्जित किए। नेक्स्ट है, हाल ही में चीन ने किस शहर में पहला गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया है, जो उपयोगकर्ताओं को स्वर्ण आभूषणों के बदले त्वरित नकद भुगतान की सुविधा प्रदान करता है? तो ये चीन के शंघाई में ये एटीएम लगाया गया है। चीन के शंघाई शहर में देश का पहला गोल्ड एटीएम हाल ही में स्थापित किया गया है, जिसे किंगहुड ग्रुप ने विकसित किया है। ये मशीन पुराने स्वर्ण आभूषणों को स्वीकृत करती है और 30 मिनट के अंदर उसकी शुद्धता की जांच कर नकद भुगतान करती है। उपयोगकर्ताओं को केवल अपना स्वर्ण एटीएम में डालना होता है, मशीन उसे पिघलाकर जांचती है और बिना किसी कागजी प्रक्रिया के भुगतान सीधे बैंक खाते में भेज देती है। यह एटीएम 3 ग्राम से अधिक वजन और 50 से अधिक शुद्धता वाले स्वर्ण को ही स्वीकार करता है। चीन में सोने का वार्षिक कारोबार है लगभग 500 बिलियन है और इस तरह के एटीएम इस बाजार को और अधिक पारदर्शी बना सकते हैं। नेक्स्ट है, किस भारतीय अभिनेत्री को एशियाई प्रशांत और पश्चिमी संस्कृतियों के बीच सेतु निर्माण के लिए ग्लोबल वैनगार्ड ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये प्रियंका चोपड़ा है। इनको सम्मानित किया जाएगा, ग्लोबल वैनगार्ड ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। एशियाई प्रशांत और पश्चिमी संस्कृतियों के बीच इन्होंने सेतु निर्माण का काम किया है। 10 मई 2025 को लॉस एंजलिस में आयोजित गोल्ड गाला 2025 के दौरान प्रियंका चोपड़ा जोनास को ग्लोबल वैनगार्ड ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार गोल्ड हाउस द्वारा उन्हें उनके 25 वर्षों के करियर और एशियाई प्रशांत तथा पश्चिमी मनोरंजन उद्योगों के बीच सांस्कृतिक सेतु निर्माण के लिए दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में बुद्ध धम्म और पूर्वोत्तर भारत संस्कृति विश्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ये नामसाई है। तो अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले में बुद्ध धम्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति विषय पर एक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया 21 और 22 अप्रैल। इस सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ आईबीसी द्वारा भारत सरकार के जो संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से किया गया है। उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री चोना मेन ने किया। इस उद्घाटन में भूटान, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड और श्रीलंका समेत कई देशों से 300 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान बौद्ध संस्कृति, विपश्यना, पाली भाषा संस्करण और विश्व शांति प्रार्थना जैसे पहलुओं पर चर्चा की गई। बौद्ध पर्यटन का आर्थिक महत्व की बात करें तो विश्व में लगभग 500 मिलियन जो बौद्ध अनुयायी हैं, जिनमें से 97% एशिया में है और भारत में बौद्ध पर्यटन का वार्षिक बाजार $5 मिलियन का है। पूर्वोत्तर में बौद्ध विरासत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 400 से अधिक बौद्ध मठ हैं और राज्य की लगभग 13% जनसंख्या है बौद्ध धर्म का अनुसरण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मोबाइल ऐप को नवाचार श्रेणी में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये पोषण ट्रैकर ऐप है जिसको सम्मानित किया गया है। तो पोषण ट्रैकर ऐप को नवाचार श्रेणी में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार 21 अप्रैल 2025 को सिविल सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में प्रदान किया गया। ऐप का विकास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया।
है जिसका उद्देश्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण सेवाओं की निगरानी और रिपोर्टिंग में सशक्त बनाना है। यह ऐप वास्तविक समय में डेटा संग्रह है, पारदर्शिता और लाभार्थियों की निगरानी को आसान बनाता है, जिससे 10 करोड़ से अधिक महिलाओं और बच्चों को लाभ मिल रहा है। ऐप की मदद से नीति निर्माण में डेटा आधारित निर्णय लिए जा सकते हैं और माल्यून्यूट्रिशन जैसी समस्याओं को समय रहते पहचाना और निवारण किया जा सकता है। तो ये इस तरह से लोगो होता है पोषण ट्रैकर का। ये नरेंद्र मोदी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, पुरस्कृत किया गया था 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के अवसर पर इसको पुरस्कृत किया गया था 21 अप्रैल को। पोषण ट्रैकर ऐप डिजिटल इंडिया मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण को बढ़ावा दे रहा है। भारत में कुपोषण से होने वाले आर्थिक नुकसान जीडीपी का लगभग 2 से 3%। पोषण ट्रैकर ऐप इस नुकसान को कम करने में मदद कर रहा है। WHO और यूनिसेफ ने इस ऐप को पोषण कार्यक्रमों के डिजिटल प्रबंधन का एक उत्कृष्ट मॉडल माना है। यानी उत्कृष्ट मॉडल किसमें माना है? WHO और यूनिसेफ ने जो पोषण ऐप को पोषण कार्यक्रमों के डिजिटल प्रबंधन का उत्कृष्ट मॉडल माना। ऐप जो है 12 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे स्थानीय स्तर पर इसका उपयोग आसान हो गया है। ऐप के कारण पेपर बेस्ड रिपोर्टिंग में 85% की कमी आई है, जिससे सालाना लगभग 100 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में उद्घाटन किए गए भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का नाम क्या है और ये कहाँ स्थित है? तो इस सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का नाम है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल, बेलार्ड पियर। तो भारत का सबसे बड़ा और आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन 21 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा बेलार्ड पियर मुंबई में किया गया। यह टर्मिनल देश के क्रूज इंडिया मिशन का हिस्सा है, जिसकी जो वार्षिक यात्री क्षमता है 10 लाख है, जबकि दैनिक क्षमता है इसके 10,000 यात्री तक है। 4.15 लाख वर्ग फीट में फैले इस टर्मिनल में एक साथ 5 क्रूज जहाज खड़े हो सकते हैं। और वैश्विक क्रूज उद्योग में भारत की स्थिति की बात करें तो विश्व में क्रूज पर्यटन का जो बाजार है लगभग $45 बिलियन का है, जिसमें भारत की हिस्सेदारी लगभग केवल 1% है। यानी भारत में आप वैश्विक क्रूज उद्योग में भारत की स्थिति देखी जाए तो क्रूज पर्यटन का जो बाजार है लगभग 45 बिलियन डॉलर का है और भारत की हिस्सेदारी मात्र 1% है। MICT के माध्यम से यह 4-5% तक बढ़ने की उम्मीद है। अब MICT जो है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल है, इसके माध्यम से भारत का जो ऑपरेशन है, भारत का जो योगदान है क्रूज पर्यटन का जो बाजार है उसमें 4 से 5% तक बढ़ने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की बात करें तो MICT से दुबई, सिंगापुर, थाईलैंड, मालदीव और श्रीलंका के लिए नियमित क्रूज सेवाएं संचालित होगी। तो ये इस तरीके से टर्मिनल बनाया गया है। यहाँ 4 से 5 जो क्रूज हैं जहाज हैं वो एक साथ खड़े हो सकते हैं। ये MICT इस तरीके का है, ये आपको दिख रहा है इसमें। ये एक तरीके का एयरपोर्ट जो होता है उसी तरीके का है, लेकिन ये मरीन एयरपोर्ट है। यहाँ से क्रूज में बैठने के लिए यात्रियों के लिए सुविधा बनाई गई है, सुविधा तैयार की गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए इसमें 72 इमिग्रेशन काउंटर, 52 लिफ्ट और 10 एस्केलेटर और 300 वाहनों की पार्किंग व्यवस्था है। साथ ही 2 मंजिला वाणिज्य क्षेत्र और कैफे और रिटेल शॉप्स और भोजन क्षेत्र इसके खासियत है। इस परियोजना में कुल 556 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल पर आधारित है। प्रमुख भागीदारों में बेलार्ड पियर पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और JM बख्शी एंड कंपनी इसमें शामिल है। नेक्स्ट बात करते हैं 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने कौन से 3 प्रमुख कदम उठाए हैं? तो सबसे पहला जो कदम उठाया वो है सिंधु जल संधि को निलंबित किया गया है।
पाकिस्तान के नागरिकों के लिए वीजा रद्द किया गया है और अटारी सीमा चौकी को बंद कर दिया गया है। तो पंजाब में अटारी सीमा बॉर्डर है, इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सिंधु जल समझौता जो है उसका इतिहास क्या है, तो 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें 6 नदियां हैं जो सतलज है, रावी है, ब्यास ये पूर्व नदियां हैं और सिंधु, चेनाब, झेलम पश्चिमी नदियों के जल का बंटवारा किया गया था। इसके लिए सार्क का महत्व क्या है? जो सार्क दक्षिण एशिया क्षेत्र के सहयोग संगठन है की स्थापना 1985 में हुई और इसके सदस्य देशों के नागरिकों को विशेष वीजा छूट प्राप्त थी, जिससे क्षेत्रीय व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलता था और सार्क में ये पाकिस्तान भी शामिल था। अटारी वाघा सीमा का महत्व क्या है, तो यह भारत पाकिस्तान का एकमात्र सक्रिय भूमि व्यापार मार्ग है, जहां से वार्षिक लगभग 2.5 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार होता है। और आर्थिक प्रभाव अब क्या पड़ेगा, तो इसमें जो सिंधु जल संधि के निलंबन से पाकिस्तान के लगभग 80% कृषि और 3,500 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन प्रभावित होगा। कूटनीति प्रभाव क्या है, तो उच्च आयोग स्टाफ में कटौती से दोनों देशों के बीच उच्च आयोग में स्टाफ में भी कटौती की गई है। तो इस कटौती से दोनों देशों के बीच राजनयिक जो संपर्क है वह सीमित होगा, जो 1947 के बाद सबसे निम्न स्तर पर पहुंच जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करें तो विश्व बैंक की मध्यस्थता वाली सिंधु जल संधि के निलंबन से अंतर्राष्ट्रीय जल कानून और सीमा पार जल साझाकरण के मुद्दे पर नया विमर्श शुरू होगा। और सुरक्षा मामले की बात करें तो पहलगाम हमले ने दर्शाया है कि आतंकवादी अब पर्यटन स्थलों को भी निशाना बना रहे हैं, जिससे कश्मीर में पर्यटन और अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी और वापस जो आतंकवादी हैं, जो टूरिस्ट एक्टिविटी है, वापस भारत को और जम्मू कश्मीर को उसी वापस परिदृश्य में देखना चाहते हैं। वहाँ जो टूरिज्म 370 बहाल होने के बाद वहाँ पर टूरिज्म जो बहाल हुआ है, वहाँ की जो लोकल जो लोग हैं, वहाँ की दिनचर्या जो बहाल हुई है, वहाँ का उनका रोजगार बहाल हुआ है, इससे सारी चीजें वापस इफेक्ट होने वाली है। क्षेत्रीय प्रभाव, इससे क्षेत्रीय प्रभाव क्या होगा, भारत की यह कार्रवाई दक्षिण एशिया में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को मजबूत करेगी और अन्य पड़ोसी देशों के लिए भी एक संदेश है। जॉब एजुकेशन की बात करते हैं तो रोडवेज कंडक्टर के लिए जो भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए अंतिम मौका है। आज इसके लिए लास्ट डेट है, लास्ट डेट आज अप्लाई कर सकते हैं। 500 पदों पर कंडक्टर के पदों पर सीधी भर्ती होनी है और इसके लिए एज लिमिट 40 साल है और 10वीं पास इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए वैध कंडक्टर लाइसेंस होना जरूरी है। और पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है और इसकी जो अप्लाई की डेट है, आवेदन है, इसके 28 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं और जो अंतिम लास्ट डेट है 17 मई रखी गई है इसकी। इसमें पुरुषों के लिए जो एज है, एज लिमिट 18 से 24 और महिलाओं के लिए 18 से 29 एज लिमिट रखी गई है। पद है 9,617 पदों पर भर्ती होगी और कैट सेकेंडरी लेवल पास करने वाले स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे और इसमें 5% अंक हैं वो क्रिमिनोलॉजी में एमए, एमएससी और साइबर सुरक्षा में एमएससी और पुलिस प्रशासन से संबंधित पाठ्यक्रम में पीजी करने वालों को 5 नंबर का अतिरिक्त प्रॉफिट मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं एसएससी सीजीएल की ग्रेजुएशन कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, तो इसकी जो आवेदन है 22 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की 21 मई है। इसमें 2 टीयर में एग्जाम होंगे, टीयर 1 और टीयर 2 में। तो टीयर फर्स्ट में जो एग्जाम है जून जुलाई 2025 में आयोजित होंगे, जिसमें आपकी रीजनिंग होगी और सामान्य अवेयरनेस और मात्रात्मक योग्यता और अंग्रेजी की समझ विषय पर आधारित 100 जो एमसीक्यू जिसमें पूछे जाएंगे और 60 मिनट का पेपर होगा इसमें। और टीयर 2 में 2 पेपर होंगे, पहला पेपर सभी पदों के लिए अनिवार्य है जबकि दूसरा पेपर केवल जूनियर सांख्यिकी जेएसओ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए है।
और इसमें आयु सीमा की बात करें तो ग्रुप सी के लिए 18 से 27 वर्ष इसमें आयु सीमा है, ग्रुप बी के लिए 18 से 30 है और जेएसओ पद के लिए 32 वर्ष निर्धारित की गई है। और भारतीय सेना के लिए जो भी आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए भी आज अंतिम मौका है। आज 25 अप्रैल लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन करने की। पहले ये 10 अप्रैल थी जिसको बढ़ाकर 25 अप्रैल किया गया था। तो जो भी भारतीय सेना में जाने का इच्छुक है, एग्जाम कर देने का इच्छुक है, भरना चाहता है, सपना देख रहा है, तो वो आज उसके लिए लास्ट डेट है, वो अप्लाई कर सकते हैं। आज उसके लिए अंतिम मौका है। तो ये है आज के करंट अफेयर और जो भी एजुकेशन से संबंधित अपन ने डिस्कस किया करंट अफेयर। और अगर आप किसी भी टॉपिक पर अगर चाहते हैं कि टॉपिक डिटेल से वीडियो लाया जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा ये वीडियो आपको व्हाट्सएप के जो ध्रुव स्टडी चैनल है, आप सर्च करेंगे तो ध्रुव स्टडी के नाम से आपको मिल जाएगा। तो करंट अफेयर के वीडियो और एजुकेशन से जॉब से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन और अलर्ट होते हैं वहाँ पर डाले जाते हैं, तो आप वहाँ पर जाकर उसको फॉलो कर सकते हैं और रूटीन में चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू। पढ़ते रहिए, बनते रहिए।